नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी युगांतर लेकर। ये कहानी मैंने 20 सितंबर 2002 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी युगांतर। आज सुबह से ही घर में सभी काम पर लगे थे। सभी के चेहरों पर एक विशेष उत्साह था। सबको मालूम था आज लड़के वाले रेखा को देखने आ रहे हैं। उमेश पंखे, फानूस, ट्यूबें चमका रहा था। उर्मिला रसोई में पकवान बनाने में व्यस्त थी। कई काम तो उसने सुबह जल्दी उठकर ही निपटा लिए थे। फूलदान में ताज़ा गुलाब की कलियां महक रही थी। सभी मेजपोश व कुशन कवर बदल दिए गए थे। स्वच्छ कशीदा किए मेजपोश व दीवान पर बिछी नई चादर ड्राइंग रूम की खूबसूरती दूना कर रही थी। कुछ दिन पहले ही रेखा ने कई घंटे मेहनत कर इस पर फैब्रिक पेंट से सुंदर फूल उकेरे थे। रेखा अपने कमरे में खुद को संवारने में लगी थी। कल शाम को ही उर्मिला ने उसे रूप निखारने के सारे नुस्खे समझा दिए थे। नोचपिन हीरे की पहननी है, टॉप्स मोतियों वाले ज़्यादा सुंदर लगेंगे, गले में मोतियों का हार किस तरह पहनना है, कौन सी साड़ी पहननी है और किस तरह मेहमानों का स्वागत करना है, वगैरह वगैरह। मैं हाथ में सामान की सूची लिए बाजार जाने की तैयारी में था। धूप आंगन में चटकने लगी थी। लड़के वालों के आने में अभी 2 घंटे की देरी थी। उन्होंने सुबह 11 बजे का समय दिया था। एक अजीब सी आतुरता से मेहमानों के आने का इंतजार था, जैसे किसी दफ्तर का बॉस अपने मुलाजिमों की मूल्यांकन रिपोर्ट लिखने आ रहा हो। सदियां बीत गई। कहने को हम कितने ही शिक्षित होकर सभ्य समाज से जुड़ गए, पर न जाने क्यों आज भी लड़की वाला खुद को इतना दयनीय और असहाय समझता है। समय पंख लगाकर उड़ता है। जीवन की गुड़दौड़ में मीलों के फासले तय हो गए। किसी जमाने में घने काले बालों से ललाट छिप जाता था। नहाकर आता तो उर्मिला गीले टॉवल से ललाट के ऊपर बाल नहाकर आता तो उर्मिला गीले टॉवल से ललाट के बाल ऊपर कर रगड़ती थी। आज सिर पर चांद चमकती है। हमारी शादी को भी 25 वर्ष से ऊपर हुए। रेखा आज 23 की है। शादी के 2 वर्ष बाद हुई थी। उसके 3 वर्ष बाद उमेश हुआ था। जीवन की आपाधापी में कब समय गुजर गया पता ही नहीं चला। रेखा ने हाल ही एमए अर्थशास्त्र में बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण किया है। पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों में भी सदैव अव्वल रही है। गत वर्ष इंटर स्टेट बैडमिंटन एकल प्रतियोगिता भी उसी ने जीती थी। इसके अलावा भी ढेरों प्रमाण पत्रों की गड्डियां जमा कर रखी हैं। तीखे नक्श, ऊंचा कद, बड़ी बड़ी आंखें, पर रंग गंवा है। उर्मिला इसी वजह से आशंकित है। रूप का आकर्षण प्रथम आकर्षण होता है। लड़के सबसे पहले रूप ही देखते हैं और अंत में अक्ल। फिर जीवन भर अपनी अदूरदर्शिता का खामियाजा भुगतते हैं। पर सभी लड़कियां तो रूपवती नहीं होती। मैं अक्सर उर्मिला से कहता था, तुम चिंता मत किया करो। तुम्हारी बेटी के इस दुनिया में आने से पहले ही उसके लिए दूल्हा आ गया होगा। अंततः सबकी शादियां हो जाती है, कुंवारा कोई नहीं रहता। उर्मिला मेरी बातों से आशान्वित तो होती, पर चिंता की रेखा उसके माथे से नहीं मिटती। जवान बेटी की जिम्मेदारी से मुंह कैसे मोड़ा जा सकता है। इससे पहले भी 3 लड़के रेखा को देख गए हैं। सभी शिक्षा, रूप, गुण आदि में उससे 19 थे, पर सभी के जहन में रूपवती कन्याएं बसी थी। सभी ने चतुराई से
ना कह दिया। हम भी अब तक इस बात को समझ चुके थे कि हमारे माल का मूल्य क्या है। स्नेह से सराबोर परिवार में किसी किसके रूप गुण देखने की फुर्सत है। सबको अपनी बेटी संसार की सबसे रूपवती कन्या लगती है। वही नक्श, वही रूप एवं वही अदाएं हैं, पर माँ बाप एवं अन्यों की नज़र में कितना अंतर बन जाता है। आज भी हमें कोई विशेष उम्मीद नहीं थी। सफलता मुंह चढ़कर बोलती है, असफलता सर चढ़कर। मेरी चचेरी बहन शकुंतला ने टेलीफोन पर बता दिया था कि लड़का सीए है, स्मार्ट है एवं घर बाहर से भी संपन्न है। लड़के के पिता उदयपुर शहर के जाने माने उद्योगपति हैं। वहीं उनकी कई फैक्ट्रियां एवं शहर की पोश कॉलोनी में मकान हैं। उनका मकान शकुंतला के मकान के पास ही था। उसी के कहने से प्रभावित होकर वे यहाँ जयपुर लड़की देखने आ रहे थे। ऐसा घरवर मिलना हम सब के लिए एक स्वप्न था। पर बुजुर्गों ने ठीक कहा है, लड़की आप कर्मी होती है, बाप कर्मी नहीं। वह अपने भाग्य से आगे बढ़ती है, माँ बाप के भाग्य से नहीं। ठीक 11 बजे एक कार हमारे दरवाजे पर आकर रुकी। मैं, उमेश एवं उर्मिला उन्हें रिसीव करने आगे बढ़े। आइए अरुण जी, मोस्ट वेलकम। रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मैंने औपचारिकता बस मुस्कुराते हुए लड़के के पिता से पूछा। बिल्कुल नहीं, रास्ता इतना अच्छा था कि हमें सफर का एहसास ही नहीं हुआ। सभी इतने सहज एवं सौम्य थे कि आतुरता से उत्पन्न हमारा सारा तनाव समाप्त हो गया। अब तक अरुण जी, उनकी पत्नी आभा एवं लड़का विनय अंदर दाखिल हो चुके थे। लड़का तो एकदम राजकुमार सा था। ऊंचा कद, तीखे नाक नक्स, उन्नत ललाट, बड़ी बड़ी आंखें एवं शरीर सौष्ठव से परिपूर्ण देह। उसकी शिक्षा फिर सोने पे सुहागा थी। मैं मन ही मन मनौती मांगने लगा। सभी अंदर आके सोफे पर बैठ गए। उर्मिला एवं आभा जी आपस में बातचीत करने लगी। औरतों की अपनी बातें होती हैं, उनकी दृष्टि कहीं अधिक दूर तक खोजती है। रहस्य की बातें करने में वो पारंगत होती हैं। मैं अरुण जी के साथ बातों में मशगूल हो गया। बेतकल्लुफ हंसी एवं दबंग आवाज में वो बतिया रहे थे। उनके विशाल उद्योगों की तरह ही उनका विशाल व्यक्तित्व था। मैं हेडमास्टर उनके आगे स्वयं को बहुत ही दीन महसूस कर रहा था। रह रहकर मैं शिष्टता बस आभाजी से भी बात करता। उनका सौम्य मृदु व्यवहार वाकई काबिल तारीफ था। न जाने मुझे एकाएक क्यों लगा कि मैंने उन्हें कहीं काफी नजदीक से देखा है। मैंने दिमाग पर जोर डाला पर कुछ भी याद नहीं आया। यह तो तय था कि मैं उनसे पहले मिल चुका हूं, पर मौके की नजाकत देखकर मैं चुप ही रहा कि न जाने किस बात को खोदने में क्या बात निकल जाए। शायद उन्हें भी ऐसा लगा, पर वह भी चुप कर गई। तमाम प्रयासों के बाद भी मेरा असमंजस बरकरार था कि हो न हो मैंने इन्हें अवश्य कहीं देखा है। इसी उधेड़बुन में रेखा ने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। समय का पहिया जैसे तेजी से पीछे घूम गया। एक बार की तो मुझे लगा जैसे उर्मिला ही खड़ी हो, साक्षात उर्मिला के यौवन की प्रतिकृति। वही रूप रंग, नैन नक्श, मधुर मनोहारी मुस्कान, वही सौम्य विनम्र व्यवहार, वही मोहिनी चाल, कांति युक्त सदर्भ चेहरा। मैं उन दिनों में खो गया जब मैं उर्मिला को देखने गया था। कोई 4 लड़कियां देखने के बाद उर्मिला पसंद आई थी। जवानी में मैं भी चंद खूबसूरत लड़कों में था। नौकरी भी जल्दी लग गई थी। अब मेरी शादी के भी कई रिश्ते आए थे। 1-2 लड़कियां तो मैंने अकारण ही रिजेक्ट कर दी थी। उन्हें रिजेक्ट करते वक्त मैंने जरा भी नहीं सोचा कि उन अबोध बालाओं पे क्या गुजरेगी। मित्र आपस में बातें करते तो मैं इन बातों को ऐसे सुना था जैसे ये मेरी उपलब्धियां हो। यौवन में अहंकार एवं उन्माद सर चढ़कर बोलता है।
एक बार तो उर्मिला के लिए भी मैंने ना कर दी थी, पर माँ बाबूजी की जिद के आगे झुकना पड़ा। बाद में मैं हमेशा मन ही मन माँ बाबूजी को उनकी जिद के लिए धन्यवाद देता था। सचमुच ऐसी सौम्य एवं विनम्र पत्नी पाकर मैं स्वयं को खुशकिस्मत समझता था। आज मैं एक नए युग में खड़ा था। जब पहली बार रेखा को किसी ने रिजेक्ट किया, तब मुझे समझ आया कि लड़की को रिजेक्ट करने का दर्द माँ बाप के हृदय में कैसा होता है। आगे जब 2 बार फिर ना आया तो मेरा आत्मविश्वास टूट गया। रात सोता तब सोचता, हो न हो ये मेरे पूर्व कर्मों का ही दोष है। जो मैंने किया वही पाया। मैं यौवन की अपरिपक्वता एवं अल्लड़पन को धिक्कारने लगता। मेहमान एवं हम सभी अब नाश्ता कर रहे थे। थोड़ी देर में अरुण जी बेतकल्लुफी से बोले, भाई शादी हमें थोड़ी करनी है, लड़के लड़की को अलग से भी बात करने दो। कल को यह न कह दे कि माँ बाप ने एक दूसरे को परखने का मौका ही नहीं दिया। वाई नॉट, मैंने उनकी हाँ में हाँ मिलाई और रेखा से विनय को ऊपर अपना कमरा दिखाने को कहा। ऊपर जाकर दोनों बातों में मशगूल हो गए। इधर हम सभी चाय की चुस्कें लेते रहे। मैं रह रहकर आभा जी को देखता तो हर बार यही लगता जैसे मैंने उन्हें पहले कहीं देखा है, पर तमाम प्रयासों के बावजूद स्मृति उभर नहीं रही थी। मेरे असमंजस को आभा जी ने विराम दिया। उन्होंने स्वयं ही पहल कर कहा, लगता है आपको याद नहीं आ रहा आपने मुझे कहाँ देखा है, पर मुझे सब कुछ अच्छी तरह से याद है। आप अपने विवाह के पूर्व जिन लड़कियों को देख रहे थे, मैं उन्हीं में से एक हूं। शायद आपको मैं पसंद नहीं आई थी। मैं अवाक रह गया। आभा जी इस बात को इस मौके पर इतनी सहजता एवं साहस से कह देगी, मैं सोच ही नहीं पाया। अरुण जी ने स्थिति समझकर पैंतरा बदला। भाई प्रिंसिपल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, वरना हमारी तो लुटिया डूब जाती। हमें ऐसी शानदार बीवी फिर कहाँ मिलती। उन्होंने उन्मुक्त अट्टहास से वातावरण का रुख बदल दिया। कुछ रुककर फिर शायराना अंदाज में बोले, मंजिल वही है प्यार की, राह ही बदल गए। उन्होंने अपने वाक चातुर्य से वातावरण को पूर्णतः सहज बना लिया। बातों ही बातों में आभाजी ने मुझे एक मर्मस्पर्शी बात याद दिलाई। प्रिंसिपल साहब, आपको लेकर मेरे दिल में आज तक एक दंश है। लड़की पसंद आना या न आना एक सामान्य स्वाभाविक बात है, पर आपका एवं आपके साथ आई आपकी भाभी का एक दुर्व्यवहार मुझे आज भी याद है। राख में दबी चिंगारी की तरह उनके चेहरे से हल्का आवेश फूटने लगा था। आपने मेरा चश्मा उतरवाकर मेरी आंखें देखी थी और मेरे चश्मे का नंबर पूछा था। यह बात मैं आज तक नहीं भूल पाई। पुरुष इतने दम्भी क्यों होते हैं? यही व्यवहार मैं आपके साथ करती तो आपको कैसा लगता? चश्मा तो तब आप भी पहनते थे, वरन आपके चश्मे का नंबर मेरे नंबर से भी कहीं ज्यादा था। कहते कहते उनकी आंखें सजल हो उठी। मुझसे कुछ भी कहते नहीं बन रहा था। ऐसी गिग्गी बंधी कि मैं उन्हें सॉरी भी नहीं कह सका। मेरा चेहरा खेद एवं शर्म से झुक गया। मुंह में जबान ही नहीं रही। सारी क्रिया शक्ति जैसे लुप्त हो गई। उर्मिला ने स्थिति समझकर बात को संभाला। तब इनमें अक्ल नहीं थी, तभी तो आप जैसी गुणवंती को छोड़कर हमें पसंद कर लिया। आप तो आज भी साक्षात लक्ष्मी का अवतार हो। शायद यह बात आभा जी को ठीक नहीं लगी। यह अरुण जी ने महसूस किया तो उन्होंने अपने विनोदी स्वभाव से बातों का रुख पुनः मोड़ा। अरे भाई, कल की बातें छोड़ो, फिलहाल तो उर्मिला जी हमें वो गुलाब हलवा खिलाइए। सुना है जयपुर में बहुत शानदार मिलता है। बातों में यों ही वक्त निकल गया। मेरे चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। अब तक विनय एवं रेखा नीचे आ चुके थे। दोनों प्रसन्न नजर आ रहे थे, पर उन्हें क्या पता था
नीचे क्या बातें हुई है। मेरी पीड़ा से बेखबर वे दोनों तो अपने स्वप्न संसार का सृजन कर रहे थे। थोड़ी देर में अरुण जी ने बताया कि उन्हें वापस उदयपुर जाना होगा क्योंकि कल उनके यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं। हमने उन्हें औपचारिक विदाई दी। गाड़ी में बैठते हुए भी आभा जी अपना चश्मा रुमाल से साफ कर रही थी, जैसे मुझे मेरी हरकतों की याद दिला रही हो। उनके जाने के बाद मैं ड्राइंग रूम में आकर धम्म से बैठ गया। मुझे पूरी उम्मीद थी कि आभा जी बदला जरूर लेगी। स्त्री के मन में बदले की भावना बहुत गहरी होती है। लोग ठीक कहते हैं, सांप एवं स्त्री किसी को नहीं छोड़ते। कान करे अबला प्रबल, को जग काल न खाए। मैंने उर्मिला को स्पष्ट कह दिया, अब यह रिश्ता संभव नहीं है। सारा बना बनाया काम बिगड़ गया। हमारी नीति में भी न जाने और कितना परेशान होना लिखा है। तनाव में मैं न जाने क्या क्या कह गया। मेरा विवेक जैसे लुप्त हो चुका था, जिससे बेसुध सा होकर स्वयं को दोषी मानता पछतावे से भर उठा। रेखा की आंखों में आंसुओं की लड़ी लग गई। उर्मिला चुपचाप उसे लेकर ऊपर कमरे में चली गई। मैं इसे एक हादसा समझकर भुलाने की कोशिश करने लगा। लड़के वाले ना ही करेंगे, यही सोचकर न तो मैंने उन्हें फोन किया और न ही शकुंतला से बात करने की जरूरत की। विधाता ही विमुख हो तो हर कोई विमुख नजर आते हैं। रस्सी सांप के समान हम हितैषी यमदूत लगते हैं। भाग्य के प्रतिकूल होने पर बनता काम भी बिगड़ जाता है। आवाजी के विद्रोही तेवर अब भी मुझे झकझोर रहे थे। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसी किरकिरी होगी। मेरी जिल्लत एवं बेकसी बयान नहीं की जा सकती। मेरी उम्मीद के चंद्रमा को मेरे ही दुष्कर्मों के राहु ने ग्रस लिया। मेरे खिन्न मन में शूल उभरने लगे थे। काश ये निर्दयी आकाश मुझ पर गिर जाता। अब किसी अच्छे जवाब की उम्मीद करना मूर्खता थी। संदेह के सर्प मेरे हृदय में रेंगने लगे थे। वैचारिक समुद्र में कुतर्क की लहरें उठने लगी थी। मेरा दम घुटने लगा। दूसरे दिन इसे आई गई घटना समझकर स्कूल जाने के लिए निकल ही रहा था कि फोन की घंटी बजी। उधर से आवाजी फोन पर कह रही थी, प्रिंसिपल साहब, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद आई है। आप शुभ घड़ी एवं शुभ योग दिखवाकर शहनाई बजवाने का मुहूर्त निकलवाएं। बस विनय के पापा की एक इच्छा आपको इस शादी में पूरी करनी होगी। उन्हें दहेज से सख्त नफरत है। आप ऐसे किसी व्यवहार से उन्हें आहत न करें। सारी आशंकाएं निर्मूल सिद्ध हुई। मेरी आंखें भीग गई, शरीर शिथिल हो गया, जबान से आवाज ही नहीं निकल पाई। मेरा रोम रोम आवाजी के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहा था। युगांतर के एक नए मोड़ पर मैं खड़ा था। मैंने रिसीवर तुरंत उर्मिला के हाथ में दे दिया। बस यही थी कहानी। आशा है मित्रों आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।